और सबसे पहले मैं पोडियम पर बुलाना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट और प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी। मैं आग्रह करूँगी सर प्लीज़ पोडियम पे आइए और जी राजस्थान की इस पहल पर अपने विचार रखिए। सर प्लीज़। जी राजस्थान का इस झुंझुनू जिले के चिड़ावों में जनसंवाद के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, अभी हाल में जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, ऐसे भाई सतीश पूनिया जी, राजस्थान सरकार के मंत्री और ठेठ बिल्कुल पाली से आने वाले सम्मान्य जोगाराम कुमावत जी, सम्मान्य चौबदार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित झुंझुनू जिले के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में अलग अलग स्थान पर नेतृत्व कर रहे ऐसे सभी सम्मानित गण, मातृशक्ति, आज मेरा सौभाग्य है कि जी टीवी के संवाद के कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। मनीष ने मुझे फ़ोन किया, लगभग 3-4 बार ऐसा हुआ कि बार बार कार्यक्रम का निमंत्रण मिलता था, लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में व्यस्तता के कारण मैं नहीं आ पाता। इस बार इन्होंने जाल अच्छा बिछाया था, उस जाल के कारण से बचने का कोई गुंजाइश नहीं थी। उसी कड़ी में आज मैं आप सबके बीच में कुछ विषयों पर संवाद देने के लिए किया। अब मैं पहला वक्ता हूँ, मुझे पता भी नहीं किन विषयों को बढ़ाना है। हम राजस्थान के उस अंचल में मैं खड़ा हूँ जिस अंचल को किसान की धरती भी कहते हैं और सैनिक की धरती भी कहते हैं, जो त्याग की धरती भी है, बलिदान की धरती भी है। इस धरती में शेखावाटी और शेखावाटी में झुंझुनू, हम सब जानते हैं कि यहाँ पर माताएं पुत्र को जन्म देती हैं तो एक कामना करती हैं कि कहीं ना कहीं अपने देश के ऊपर शहादत देगा, उसको निकल उसमें, और जब वो शहादत देता है तो अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करती है। वही इस अंचल में जहाँ पानी नाम की चीज़ बूंद भी मिल जाती है तो बड़ी प्रसन्नता की बात होती थी। वहाँ किसान उस धरती को चीर करके उन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने काम को खड़ा करता है। यहाँ से निकल करके जो लोग वर्षों पहले के, सदियों पहले भी इस अंचल को छोड़कर देश और दुनिया के कोने कोने में गए, उन्होंने इस धरती की खुशबू को लगातार बनाए रखते हुए लगातार इस धरती से भी अपना जुड़ाव को बनाए रखा। वो अलग अलग क्षेत्र में निकले होंगे, चाहे शिक्षा में निकले होंगे, समाज में निकले होंगे, उद्योग जगत में निकले होंगे, और आज झुंझुनू की पहचान को उन्होंने दुनिया में बना के रखा हुआ है। अपने चिन्हों को भी उन्होंने यहाँ संरक्षित सुरक्षित रखने का काम किया। जिस धरती को हम कहते थे कि हम राजस्थान के उस अंचल से हैं जहाँ जिसके कारण से राजस्थान की पहचान होती है, मैं कह सकता हूँ कि लंबे समय से एक अपेक्षा थी राजस्थान की। राजस्थान कुछ चीज़ों को चुनौती लेकर चल रहा था। उसमें एक अपेक्षा थी कि यहाँ एक बिजली की बड़ी कमी थी, पानी की बहुत कमी थी, और विशेष रूप से शेखावाटी अंचल की बात करें तो यहाँ का विकास अगर रुका तो उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि बिजली और पानी की उपलब्धता कम होने के कारण से। शिक्षा के क्षेत्र में आपने कीर्तिमान स्थापित किए। मुझे ध्यान आता है कि शायद 2016 में, मैं आगे पीछे कुछ 6 महीने ऊपर हो सकता हूँ, पहली बार सरकारी कॉलेज यहाँ पर खुला। उससे पहले केवल यहाँ के भामाशाहों के द्वारा जो स्कूल कॉलेज चले, उनके माध्यम से बहुत अच्छे संस्थान उन्होंने बनाए जिन्होंने देश दुनिया में अपनी पहचान को खड़ा किया और उस शिक्षा के माध्यम से बढ़ना किया। ये झुंझुनू वो क्षेत्र है जो महिला शिक्षा के नाते भी देश में उस जमाने में आज़ादी से पहले भी अपना एक विलक्षण स्थान रखता था। और यहाँ पर चार समाज का प्रभाव कहें या बाकी समाज के लोगों के द्वारा जो क्रांति और जागरण खड़ा किया गया, उसका ही परिणाम था कि यहाँ पर एक महिला शिक्षा को बहुत ही प्रमुख रूप से उठाने का काम किया और उसका परिणाम भी दिखा। लंबे समय तक ध्यान में आता था जो शिक्षिकाएं शुरू में निकली, उनमें बहुतायत में निकलने वाली शिक्षिकाएं हमारी बहनें जो होती थी, वो झुंझुनू जिले से शिक्षा करके यहाँ के अड़ावतिया से और किसी भी बीएड कॉलेज से उन्होंने शिक्षा अर्जित की, निकलने काम किया। नर्सिंग क्षेत्र में निकली तो झुंझुनू की बहनें हमारी उस क्षेत्र में निकल करके आई। तो मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने का, और इसी तरह हम सीमाओं पर सुरक्षा करने की बात होती थी, उसमें भी अग्रिम पंक्ति में हमारे यहाँ के सैनिक खड़े रहे, निकल करके जाकर उन्होंने राजस्थान को और देश को गौरवान्वित करने का काम किया। जो पानी और बिजली की समस्या थी, ये मैं कह सकता हूँ कि लंबे समय से एक मांग थी। अभी राजस्थान की सरकार जो 2023 में बदली, उसके बाद एक बड़ी चुनौती जो सरकार के सामने 3-4 विषयों की थी, उसमें 2 विषय बिजली और पानी के थे।
उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने शपथ लेते ही इन विषयों के ऊपर काम की शुरुआत की। जहाँ सोलर हमारे यहाँ एक भगवान की तरफ से देन है कि सूरज की किरण हमारे पास पर्याप्त है और सोलर की बिजली उत्पादित कर सकते हैं, लेकिन नीति और नियम उनके अभाव के कारण से जिस गति से हमें बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ पाए। एक तरफ बिजली के उत्पादन को अलग अलग कंपनियों को लाकर के बढ़ाने का काम किया, वहीं सोलर की बड़ी कंपनियां, दूसरा सूर्य घर योजना के माध्यम से घर घर में सोलर के पैनल, इस सबसे बिजली के उत्पादन को बढ़ाने का काम किया, लोगों को उसको प्रेरित करके अपने सोलर लगाएं इसकी बात की। और इसी का परिणाम है कि राजस्थान जो बिजली की कटौती के कारण परेशान रहता था, आज वो राजस्थान बिजली की उपलब्धता के कारण से अपने आप में एक सक्षम राज्य बन के खड़ा है। हम अपनी बिजली की आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे हैं और ये ऐसा साल है जिस साल हम अपनी बिजली की जो ज़रूरत थी हमें किसी और राज्य से बिजली खरीदनी नहीं पड़ी, अपने खुद के साधनों के आधार पर की। और इसी का परिणाम है कि राजस्थान का किसान बार बार मांग करता था कि हमें दिन में बिजली दी जाए, लेकिन परिस्थितियों के कारण कोई भी सरकार उसको नहीं दे पाई। अभी 24 जिले ऐसे हैं जिन 24 जिलों में दिन में बिजली देकर के हम किसान को उसकी लंबे समय से जो मांग थी उसको पूरा करने के काम को हम कर पा रहे हैं निकल करके। दूसरा विषय पानी का था। सरकार बनते ही पहले प्राथमिकता का विषय पानी को भी लिया। हम सब जानते हैं कि सरकार बनने के मात्र शायद 15-17 दिन में जो ERCP का बड़ा विषय जो अटका हुआ था, उस ERCP के विषय को प्राथमिकता से पूरा किया। पिछले कई समय से राजनीति का शिकार था। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, और ये ट्रिपल इंजन की सरकार जब मिली उसका परिणाम था कि तुरंत उसके ऊपर समझौता हुआ, केंद्र सरकार के बीच में बैठ कर के हुआ, और उसके बाद आज उस ERCP के काम को शुरू हुआ जो राजस्थान के 19 जिलों में जिससे पानी की अपेक्षाओं को पूरा होगा। लेकिन शेखावाटी उससे भी अपनी प्यास के कारण परेशान था, उसकी प्यास नहीं बुझने वाली थी। यमुना जल की बात लंबे समय से राजस्थान के और विशेष रूप से शेखावाटी के लोगों की मांग थी। कई दशकों से इस विषय को लेकर के राजनीतिक क्षेत्र में कई चुनाव लड़े गए, आश्वासन दिए गए, विषय नहीं निकला। पहली बार 1993 में जब भैरव सिंह जी शेखावत यहाँ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने यमुना जल को समझौता किया, लेकिन वो समझौता भी जल के प्रवाह को, उसके फ्लो को पूरी तरह से हम नहीं ला पाए। इस कारण से एक तरह से ज़मीन पर नहीं उतरा, धरातल पर नहीं उतरा। उसका परिणाम था कि राजस्थान के और शेखावाटी के अंचल सीकर, झुंझुनू, चूरू, यहाँ के इस चीज़ को हम पूरा नहीं कर पाए। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से आज ये ट्रिपल इंजन की सरकार फिर मिली, और इसका परिणाम था कि अभी 5-7 दिन पहले हमने देखा कि 3 तारीख को राजस्थान को, 29 तारीख को राजस्थान के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्र के गृह मंत्री जी की उपस्थिति में यमुना जल का समझौता हुआ। और इसके कारण से शेखावाटी के अंचल की जो वर्षों पुरानी मांग थी कि हमारे खेती के लिए और पेयजल की प्राप्तता हो, सतीश जी यहाँ बैठे हुए हैं, सतीश जी सादुलपुर राजगढ़ के रहने वाले हैं, वो पानी उतर करके पहले सादुलपुर पहुँचेगा और वहाँ से उसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से हम शेखावाटी के सब अंचलों में पहुँचाने का काम करेंगे। मैंने कहा शिक्षा का क्षेत्र है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछले वर्ष में चुनौतियाँ बहुत रहीं। परीक्षा लीक के कारण से राजस्थान बहुत अधिक चर्चा का विषय रहा। एक आश्वस्ता युवाओं को होनी चाहिए कि हम आपके भविष्य के साथ चिंतित हैं। उसके ऊपर सरकार ने 2 तरह की कार्रवाई की। एक तरफ तो सरकार ने अपनी कार्रवाई के माध्यम से जहाँ इन परीक्षाओं में पिछली बार जो दोषी थे उनको चिन्हित करके सजा दिलाने का काम किया, वहीं जितनी परीक्षाएं हुई हैं उन सबको पारदर्शी तरीके से पूरा करते हुए हम कैसे युवाओं के सपनों को साकार करें। शायद जितनी मेरी जानकारी है, राजस्थान की पहली ऐसी सरकार है जो वर्ष के शुरू में अपना कैलेंडर जारी करती है, कब परीक्षा का विज्ञापन निकलेगा, कब एप्लीकेशन की लास्ट डेट, कब इंटरव्यू होगा, कब रिटन टेस्ट और कब आपको सिलेक्शन का लेटर मिलेगा। उसके माध्यम से 1.25 लाख को नौकरी पहले मिली, 58,000 को नौकरी अभी देने का काम हुआ। अभी जो प्रधानमंत्री जी आए, लगातार क्रम जारी है और युवाओं के सपने को देकर के हमने कहीं राइजिंग राजस्थान के माध्यम से जो फैक्ट्री खड़ी हो रही हैं उनके माध्यम से और कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार मिले, इसको सुनिश्चित करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके आर्थिक दृष्टि से भी राजस्थान लगातार पिछले हम देखा कि 2-3 सालों का टर्मों का सरकारों को देखें तो ध्यान में आता है कि हमें घाटे की सरकार मिलती थी और उस घाटे की सरकार को मुझे ध्यान आता है कि 2013 में 1,76,000 करोड़ का घाटा जिसमें भाजपा की सरकार बनी हमें मिला था और 73,000 करोड़ का बिजली का घाटा था। जब 18 में सरकार गई तो सरप्लस में था।
आने के बाद 23 में सरकार आई, फिर हमें घाटे में सरकार मिली और बिजली का लॉस भी काफ़ी मिला। इस सब को लेते हुए सरकार की अपनी आर्थिक प्रबंधन के आधार पर जहां हम सरकार जनहितैषी विषयों को, चाहे आधारभूत ढांचे का विषय होगा, पानी बिजली की परियोजनाएं होंगी, उद्योगों की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा होना, जहां उस समय पूरा करने का काम कर रहे हैं। वहीं कई बार लोग मजाक करते हैं या चिंतित होते हैं, वो कहते हैं इतनी नौकरियां दे रहे हो, कोई सरकार इतनी नौकरी देने की सोचती नहीं है कि अंतिम रूप से आर्थिक बर्डन इसके ऊपर आने वाला है। लेकिन सरकार ने इसकी चिंता न करते हुए युवाओं के भविष्य को देख करके रोजगार के अवसर बढ़े। इसी का कारण है कि हमारा जो घाटा है वो लगातार हम करने पे जा रहे हैं। रेवेन्यू घाटा हमने कम किया, प्रति व्यक्ति आय 2 लाख से अधिक राजस्थान की बढ़ी है, अलग अलग, चाहे वो डीबीटी के माध्यम से, अलग माध्यम से। कह सकता हूँ कि इन सब के माध्यम से जो जिस उद्देश्य को लेकर के सरकार बनी, उन उद्देश्यों को हम पूरा करके एक एक विषय को लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप सबके माध्यम से ये जरूरी है कि जहाँ सरकार अपना काम कर रही है, केंद्र और राज्य की सरकार, उस सब के बाद भी हम सब भी उनके साथ जुड़ करके उन विषयों का लाभ भी लें। नीचे तक जो अधिकारी है उसको उसका लाभ मिले, उसको सुनिश्चित करने का काम करें। शायद मुझे लगता है कि इसके माध्यम से हम नीचे तक इस प्रभाव को बना पाएंगे। मुझे इतनी बात कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।